फ्यूचर एंड ऑप्शन में 30% टैक्स लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे ये कह रहे। अगर आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल देखेंगे, लॉटरी लाइक टैक्सेशन फियर ग्रिप्स F&O traders एज 30% टैक्स लाइकली ऑन ट्रांजेक्शन इन बजट। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, तो बजट में भी इम्पोज हाइयर टैक्स ऑन F&O इनकम बाई ट्रीटिंग डेरिवेटिव लाइक लॉटरी। यहाँ F&O पे टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और इनका कहना है कि जो डेरिवेटिव्स है अब उनको लॉटरी के जैसा ट्रीट किया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में किया जा रहा है। तो इन सारी न्यूज़ों में अगर आप देखेंगे तो सारे तरफ जितने भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही, सारी में यही बातें घूम रही है कि F&O ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% टैक्स लग सकता है। तो इन सारी बातों पे कितनी सच्चाई है, पहले हम उसे जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखलाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BSE लिमिटेड ने एक साल के अंदर 326% का रिटर्न दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है कि एक साल पहले इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी सेंसेक्स में, और हम जानते हैं कि इस ट्रेडिंग के माध्यम से BSE लिमिटेड ने एक साल में इतना कमाया। यही अगर आप एंजल वन देखेंगे तो एक साल का इनका रिटर्न है 54% का। तो जैसे एंजल वन, जैसे जीरोधा हुआ, ग्रो, ऐसे बहुत से हैं। तो एक्चुअली में आपको क्या लगता है इनका अर्निंग क्या इक्विटीज से है? नहीं, इनका जो अर्निंग जो होता है ना, वो ट्रेडिंग के माध्यम से होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो ऑप्शन की, ऑप्शन से सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट होता है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने BSE लिमिटेड के बता दिया, जो एक साल पहले शेयर का भाव कुछ और ही हमें देखने को मिलता था। जैसे ही इन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आज शेयर लगभग 326% का रिटर्न दे चुकी है। अच्छा, अब बात क्या चल रहा है हम उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। बात ये चल रहा है कि F&O ट्रेडिंग में 90% नुकसान हो रहा है रिटेलर्स का। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे सेबी की रिपोर्ट कहती है। और इसी कारण से सेबी ये टैक्स लेके आ रही है 30% का। आप एक बात बताइए, जब लोग गोवा, सिक्किम जैसे जगह पे घूमने आते हैं तो क्या आज भी लोग वहाँ कैसीनो नहीं खेलते? कोलकाता में आज भी लॉटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। लोग आज भी वहाँ के लोग लॉटरी खरीदते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रीम इलेवन का। ड्रीम इलेवन में आज भी लोग पैसे लगाते हैं, और जहाँ तक कि उसमें 30% टैक्स होने के बावजूद भी लोग उसमें अभी भी ड्रीम इलेवन में मैच लगाते हैं। तो क्या है, लोग टैक्स लगाने से वहाँ पे ये छोड़ दिया गया? उन्होंने छोड़ दी? नहीं छोड़ा। तो ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि अगर टैक्स लगेगा तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि रिटेलर्स की मदद की जाएगी, रिटेलर्स यहाँ से छोड़ के निकल जाएंगे। अगर टैक्स लगाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उनका सीधा सीधा मकसद यही है कि आपके जेब से पैसे निकालना चाह रही है। अभी रिसेंटली में ही एक बात कही गई है कि जो F&O ट्रेडिंग है उसको अब लॉटरी के जैसा ट्रीट किया जाएगा। मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये लॉटरी के श्रेणी में आता ही नहीं है। इसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा और मैं उसका क्लियर बताऊंगा कि ये लॉटरी के श्रेणी में कैसे नहीं आता। लेकिन आप जान जाइए कि ये कभी श्रेणी में आता ही नहीं, ये काफ़ी डिफरेंट है। तो 30% का जो टैक्स है इनके ऊपर लगना, ये इम्पॉसिबल है। ये इलॉजिकल बातें हैं जो सिर्फ मार्केट में फैलाई गई है। और एक और बात है जो कही गई है कि F&O ट्रेडिंग को बंद कर दी जाएगी। तो F&O ट्रेडिंग अगर बंद हो जाएगी तो जो स्टॉक मार्केट में, जो मैंने अभी बताया, BSE जैसे, एंजल वन जैसे, अप स्टॉक जैसे जो सारी कंपनियां अर्निंग करती है, ये सारे कंपनियां बंद होने के कगार पे आ जाएंगी। और जो भी स्टॉक मार्केट में अभी रिसेंटली में जो कि 3 से 4% लोग हमें स्टॉक मार्केट यूज करते थे, अब 10% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये जो मेजर रीज़न है ना, वो F&O ट्रेडिंग ही है। अगर F&O ट्रेडिंग बंद कर दिया जाएगा तो फिर से हमें लोगों का जो इंटरेस्टेड है ख़त्म होता हुआ देखने का। एक्चुअली मैं आपको क्लियर कहूँ ना, तो जो गवर्नमेंट को अब ये दिख रहा है ना कि जिस तरह से लोग इसमें बढ़ रहे हैं, इंटरेस्टेड बढ़ रहा है, जिस कंपनी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रही है F&O ट्रेडिंग से, तो अब कम जो सरकारें हैं वो चाह रही है कि टैक्स लगा के वो जो थोड़ी सी अर्निंग है वो अपने पास भी रखना चाह रही है। तो ये मेजर रीज़न हो सकता है दोस्तों कि टैक्स लगेगा, लेकिन ये सब जो रीज़न जो बताई गई है, ये इसमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो F&O ट्रेडिंग के ऊपर जो इन सारी बातों का कहा गया है, ये सारे इलॉजिकल है। और आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। रिसेंटली में ही एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ आई थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, लेकिन तब पर भी हमें नेक्स्ट डे
एक उतनी उछाल देखने को नहीं मिला। शेयर में 1% की भी तेजी नहीं आई। इसके पीछे का जो रीज़न है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे जून के सेशन में ही आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक रेंज में ही फंसा रहा है और ना ही शेयर आज तक 370 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ना ही 350 के नीचे, जिसके कारण ना ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप इस लेवल को देखोगे, ये जो हमें 7 जून को देखने को मिला और उसके बाद अगर आज का भी दिन देखोगे तो इस दोनों के बीच में अभी तक देखोगे तो 350 से लेकर 370 के बीच के रेंज का ही फंसा हुआ है। इसके बीच एक और भी गुड न्यूज़ आई थी, लेकिन शेयर में थोड़ी बहुत तेजी है यहाँ अगर देखोगे, लेकिन इस जो 370 का लेवल है इसको पार नहीं कर पाए, तो शेयर वापस से उसी लेवल पे हमें फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये होता है कि ये अब जो शेयर है कब हमें अब एक अच्छा लेवल दिखाएगा, या 400 का जो लेवल है वो कब क्रॉस करेगा, या हम बोले 52 भी खाई कब क्रॉस करेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस दिन भी ये 370 का लेवल को ये क्रॉस कर जाएगा, ये 370 का लेवल को, और क्लोजिंग देखने को मिलेगा 370 के ऊपर, तब हमें एक स्ट्रॉन्ग बायर की तरफ से खरीदारी आता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक इस रेंज से ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये इसी में फंसा रहेगा। और इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ यही है कि इनका जो बिजनेसेस है वो स्टार्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई भी बड़ी न्यूज़ अब इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हमें अच्छा साबित होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। भले अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है, तो मार्केट अगर 350 के नीचे का लेवल अगर दिखा देता है तो हो सकता है हमें फिर से 320 का लेवल और देखने को मिल सकता है। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डाटा है और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अब शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बन चुका है फिलहाल के लिए। तो जो लोग भी इसमें इंटर किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार करें, क्योंकि अभी इसमें जल्दबाजी करना सही नहीं है। और रिसेंटली में ही अगर आज के दिन अगर आप देखोगे तो रिलायंस में लगभग 4% के आसपास तेजी आई है। तब पर भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के 4% के पीछे का कारण क्या है, उसे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 4% तेजी दिखाते हुए 3021 रुपीज़ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, जो कि इनका जो पुराना 52 वीक हाई था उसे ब्रेक करते हुए एक नया 52 वीक हाई बन चुका है, जो कि 3037 रुपीज़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या बताया जा रहा है? देखिए दोस्तों, ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं है। शेयर काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था और बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म थे, बड़े-बड़े एनालिस्ट थे, उनका मानना था कि शेयर बहुत ही जल्द अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही ये मूवमेंट दे रहा है। और बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं जिनके तरफ से ये बोला गया था कि शेयर जो है जिस दिन भी 3000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा उस दिन इनका हमें नया हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि क्या अब जो शेयर 4% ही दिखा चुका है तो क्या इसके आगे अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मैं क्लियरली आपको एक न्यूज़ भी दिखाता हूँ कि एक गौरव बिशा है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इनक्रेड इक्विटीज की तरफ से। उनका मानना है कि अगर शेयर क्लोजिंग देता है 3000 के ऊपर तो शेयर का जो अगला जो टारगेट हो सकता है वो है 3150 से लेकर 3200 के बीच का। मतलब कि शेयर में अभी और भी तेजी आएगी। अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर MACD चाहे RSI की, तो इनका भी यही मानना है टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ से कि शेयर का जो टारगेट है वो 3200 के आसपास जा सकता है। तो शेयर में अभी और भी तेजी बाकी है। तो मैं कहूँगा कि जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते थे एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं, या थोड़ा इंतजार करना इंतजार भी कर सकते हैं। तो आपका क्या राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। और आज जो मैंने आपको 3 टॉपिक के ऊपर बातें जो कवर की है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम को मोटिवेट करके हम और भी ऐसे आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।